बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Dear students, today we are going to discuss about स्टूल एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का 9th लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ना है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली स्टूल एग्जामिनेशन किसे कहते हैं हम, देन स्टूल एग्जामिनेशन हमें क्यों रिक्वायर्ड है, डॉक्टर ये टेस्ट क्यों रिकमेंड करता है और क्लिनिकली इस टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, देन स्टूल एग्जामिनेशन लैब में हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन के लिए जो सैंपल स्टूल लिया जाता है उसकी क्या एसओपीज हैं, उसके लिए कौन कौन सी प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो हमें चाहिए होती हैं फॉर सैंपल कलेक्शन। देन सैंपल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये आपको बताया जाएगा। देन स्टूल एग्जामिनेशन के लिए जो अपरेटस यूज़ होता है और स्टूल एग्जामिनेशन में जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन एट द एंड स्टूल में हम क्या क्या चीज़ डिटेक्ट करते हैं, स्टूल में डिफरेंट पैरासाइट्स जो हैं उनकी आपको मॉर्फोलॉजी, उनको आप उनकी जो है आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में उनकी जो मॉर्फोलॉजी नज़र आती है आपको वो दिखाई जाएगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एनालिसिस। A stool analysis is a series of tests done on stool. Stools are also called feces. Stool sample for differential diagnosis of certain diseases of digestive system. Stool एनालिसिस जो है बेसिकली एक सीरीज ऑफ टेस्ट है जो हम करते हैं एक ऐसे सैंपल पे, जो सैंपल जो है वो बेसिकली वो फीसिस है या स्टूल है जिन पे हम अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं और सैंपल में हम डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोस करते हैं सर्टेन डिजीज़ की ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ हैं उनमें डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। देन स्टूल एनालिसिस प्रोसीजर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। स्टूल का एनालिसिस जो है या स्टूल की एग्जामिनेशन जो है उसका जो प्रोसीजर है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेप में हम फिजिकली जो है हम स्टूल की एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली फिजिकल हम देखते हैं, अपनी आंख से हम देखते हैं कि स्टूल में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो फर्दर फिजिकल एग्जामिनेशन आपको आगे लेक्चर में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। देन उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपको उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। देन केमिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली स्टूल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं या स्टूल की जो केमिस्ट्री है उसकी जो है एग्जामिनेशन, उसके डिफरेंट टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो केमिकल एग्जामिनेशन में ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन एट द एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अंडर माइक्रोस्कोप हम स्टूल का जो सैंपल होगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और स्टूल के सैंपल में डिफरेंट पैरासाइट्स जो होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनकी डायग्नोसिस करेंगे। देन स्टूल का जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसमें हम आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स भी एंड डिफरेंट पैरासाइट्स जो हैं उनकी हम डिटेक्शन करते हैं, उनकी हम डायग्नोसिस करते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूल एनालिसिस। तो स्टूल का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्लिनिकली जो स्टूल एनालिसिस का या स्टूल एग्जामिनेशन का जो टेस्ट रिकमेंड किया जाता है तो क्लिनिकली इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। डायग्नोसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शियस डिजीज। तो डायग्नोसिस के लिए है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शियस डिजीज। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनकी डायग्नोसिस के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म कराते हैं, लाइक बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस एंड फंजाई। तो इनकी डिटेक्शन के लिए जो है स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन डायग्नोसिस ऑफ पेंक्रियाज डिसऑर्डर। इसी तरह से पेंक्रियाज के जो डिसऑर्डर्स हैं लाइक इन्फ्लेमेशन है विच एसोसिएटेड विद मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उसको डायग्नोस करने के लिए
उसमें पैनक्रियाज की जो डिसऑर्डर्स हैं, उन पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है, उसको डायग्नोस करने के लिए हम स्टूल का एनालिसिस जो है वो हम करते हैं। देन प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सम टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मैलिग्नेंसी सच एज कोलोन कैंसर। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मैलिग्नेंसीज हैं लाइक कोलोन कैंसर, तो उसकी प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए ये टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। देन प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसी तरह से पेप्टिक अल्सर डिजीज जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक की एक डिजीज है, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो है ये टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। एंड सम टाइप ऑफ एनीमिया, इसी तरह से कुछ जो हैं टाइप्स, एनीमिया की जो टाइप्स हैं उनको डायग्नोज करने के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टूल एग्जामिनेशन या स्टूल एनालिसिस जो है परफॉर्म किया जाता है। देन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें जो स्टूल का एनालिसिस है वो अर्जेंट बेसिस पे जो है वो कराया जाता है। लाइक पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन, अगर पेशेंट्स में जो है वो एब्डोमिनल पेन है, बहुत ज़्यादा जो है उनके एब्डोमिन में पेन है, देन स्टूल एग्जामिनेशन जो है इसका एनालिसिस जो है वो अर्जेंट बेसिस पे जो है वो कराना चाहिए। देन पेशेंट विद डायरिया, अगर पेशेंट जो है उसमें पेशेंट जो है इन्फेक्टेड है, उसमें डायरिया है, देन डायरिया को डायग्नोज करने के लिए हमें अर्जेंटली जो है वो हमें स्टूल एनालिसिस पे जो है जाना चाहिए। और स्टूल एनालिसिस के लिए जो है वो स्टूल एनालिसिस टेस्ट जो है वो हमें परफॉर्म कराना चाहिए। देन पेशेंट्स विद एनीमिया, इसी तरह से पेशेंट एनीमिया के साथ अगर एनीमिक पेशेंट है तो उसके लिए भी जो है वो अर्जेंट बेसिस पे स्टूल एनालिसिस या स्टूल एग्जामिनेशन जो है वो हमें परफॉर्म करानी चाहिए। देन अदर सिचुएशन बाई विच स्टूल एनालिसिस इज नॉन अर्जेंटली रिक्वायर्ड, तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टूल एनालिसिस जो है वो अर्जेंटली बेसिस पे हम नहीं कराते। पेशेंट हु इज टू थिन एंड डू नॉट ग्रो वेल, तो ऐसा पेशेंट जो बहुत वीक है और अच्छी तरह जो है वो ग्रो नहीं कर रहा। देन पेशेंट विद स्टूल कलर दैट इज चेंज टू एबनॉर्मल कलर, और ऐसा पेशेंट जिसका स्टूल का जो कलर है वो एबनॉर्मल, वो चेंज हो जाता है इनटू एबनॉर्मल कलर, तो डिफरेंट फूड्स की वजह से भी हो सकता है, तो उसके लिए अर्जेंट बेसिस पे स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट कराना जो है वो लाजमी नहीं है। देन प्रिकॉशंस बिफोर कलेक्शन, प्रिकॉशंस बिफोर सैंपल कलेक्शन, पेशेंट शुड अवॉइड द फॉलोइंग थिंग्स फॉर एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर कलेक्शन ऑफ स्टूल। तो स्टूल का सैंपल देने से पहले, स्टूल एग्जामिनेशन कराने से पहले 48 आवर्स के लिए जो है इन चीज़ों से जो है वो बचा जाए। लाइक मिनरल ऑयल जो हैं उनसे बचा जाए। देन बिस्मथ एंड नॉन एब्जॉर्बेबल एंटी डायरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, तो इनसे जो है इनसे अवॉइड करना चाहिए बिफोर स्टूल एग्जामिनेशन के लिए जो हम सैंपल देंगे तो इन चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए। और 14 आवर्स का जो है 14 आवर्स का जो है वो गैप देना चाहिए, और इन चीज़ों से जो है इन चीज़ों का इनटेक जो है वो रोक देना चाहिए। देन पेशेंट शुड नॉट हैव बेरियम सॉलो एग्जामिनेशन बिफोर स्टूल RE, तो स्टूल की रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए, बेसिकली स्टूल RE जो है ये टेस्ट का नाम है, स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन। इस टेस्ट को कराने से पहले जो है वो बेरियम सॉलो एग्जामिनेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कराना चाहिए। अवॉइड आयरन कंटेनिंग ड्रग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा फॉर एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड। इसी तरह से मीट, फिश जो है और आयरन कंटेनिंग ड्रग्स जो हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर स्टूल सैंपल देने से पहले 48 आवर्स का जो है वो गैप देना चाहिए। फॉर अकल्ट ब्लड, अगर स्टूल में आपने अकल्ट ब्लड की एग्जामिनेशन या अकल्ट ब्लड जो टेस्ट है ये परफॉर्म कराना है तो 48 आवर्स तक जो है इन चीज़ों से बचा जाए। इन कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट यूज ओनली नॉन रेजिडुअल प्रूगेटिव, तो कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट हैं उनमें जो है यूज़ ओनली नॉन रिसॉइडल परगेटिव, तो उनमें जो है परगेटिव डिफरेंट जो है वो मेडिसिन यूज़ होती हैं, तो उनसे जो है कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को जो है वो सिर्फ यही जो परगेटिव है नॉन रेजिडुअल परगेटिव
तो इनको जो है वो देना चाहिए। नॉन रेजिडुअल प्रोगेटिव जो है ऐसी मेडिसिन है जो ज़्यादा देर तक जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं रहती, तो अगर पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है और उसका ट्रीटमेंट भी लाजमी है तो उसको जो है वो नॉन रेजिडुअल प्रोगेटिव जो हैं वो देने चाहिए। देन कलेक्शन, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉर कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल, पेशेंट इज आस्क्ड टू पास स्टूल इन अ क्लीन कंटेनर, जो कंटेनर है जिसमें स्टूल जो है वो कलेक्ट किया जाता है वो क्लीन होना चाहिए। स्टूल शुड बी कलेक्टेड इन स्टीराइल्ड, स्टूल जो है वो स्टीराइल कंटेनर में जो है वो कलेक्ट किया जाए। वाइड माउथेड कंटेनर, और जो कंटेनर है उसका जो मुंह है, उसका जो माउथ है वो भी वाइड होना चाहिए। लूज लास्ट पोर्शन containing mucus, blood etc. is to be collected in wide mouthed bottle। तो इसमें जो है वो लूज लास्ट पोर्शन कंटेनिंग म्यूकस, जिसमें मोस्टली जो म्यूकस है या ब्लड है उसको जो है वो वाइड माउथ बोतल में कलेक्ट करना चाहिए। शुड बी अनकंटामिनेटेड विद यूरिन, इसी तरह से स्टूल का जो सैंपल है उसको कंटामिनेशन से जो है वो बचाना चाहिए। विद यूरिन, उसको यूरिन के साथ कंटामिनेट नहीं करना चाहिए। और एनी अदर बॉडी सिक्रीशन, या किसी और बॉडी सिक्रीशन से जो है उसको बचाना चाहिए। देन मोर देन 2 ग्राम इज़ रिक्वायर्ड, सैंपल जो है स्टूल एग्जामिनेशन के लिए वो 2 ग्राम से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपरली नेम्ड एंड ऑलवेज अ फ्रेश सैंपल शुड बी टेस्टेड, इसी तरह से प्रॉपरली जो है उसको मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उसको अलॉट करना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो मेंशन करना चाहिए। और जो स्टूल का सैंपल हो वो फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश सैंपल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है फॉर स्टूल एग्जामिनेशन। देन लिक्विड स्टूल टू बी एग्जामिन्ड विद इन 1 देन लिक्विड स्टूल टू बी एग्जामिन्ड, और लिक्विड स्टूल अगर आता है तो उसको जो है वो आपने हाफ आवर्स के अंदर अंदर जो है आपने उसका एग्जामिन करना है। देन सॉलिड स्टूल टू बी एग्जामिन विद इन 1 आवर, और सॉलिड स्टूल है उसका जो है फाउंड स्टूल है उसके जो आपने एग्जामिनेशन करना है, जो उसका जो टेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो 1 आवर है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उसका एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट करना है, वो टेस्ट आपने परफॉर्म करना है। इफ़ डिलेड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, अगर आप जो है आपने जो है टेस्ट जो है वो डिले होता है तो आपने जो है सैंपल वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देना है, ताकि उसकी जो कंपोजिशन है जो उसमें डिफरेंट जो हैं पैरासाइट्स हैं उन पे जो है अफेक्ट ना पड़े, उन पे जो है टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए आपने उनको प्रॉपरली जो है वो एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देना है। तो ये बॉटल्स हैं फॉर सैंपल कलेक्शन के लिए डिफरेंट बॉटल्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। देन स्टूल एनालिसिस में फर्स्ट स्टेप फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर, नॉर्मल फीसिस हैज अ डार्क ब्राउन कलर, नॉर्मल जो फीसिस है उनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। बिलिरुबिन इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया will be oxidized to urobilinogen which give stool its color। तो बेसिकली जो है बिलिरुबिन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बिलिरुबिन की ऑक्सीडेशन होती है और बिलिरुबिन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू यूरोबिलिनोजन। और बिलिरुबिन जो है वो बेसिकली निकलता है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। जब आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो पूरा हो जाता है देन उनकी जो है ब्रेकडाउन होती है। आरबीसी की जब लाइसिस होती है तो उनमें से हीमोग्लोबिन रिमूव होता है। हीमोग्लोबिन की जो है वो जब ब्रेकडाउन होती है तो उसमें जो है बेसिकली बिलिरुबिन रिमूव होता है और बिलिरुबिन को जो है वो फीसिस से जो है वो बाहर रिमूव किया जाता है। तो नॉर्मल फीसिस का जो कलर है वो डार्क ब्राउन कलर जो है इसी पिगमेंट बिलिरुबिन की वजह से है। देन एबनॉर्मल कलर में ब्लैक कलर इंडिकेट ब्लड ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ओरिजिन। तो अगर किसी स्टूल सैंपल का कलर जो है वो ब्लैक है तो ये इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट में जो है अपर जीआईटी ट्रैक्ट में जो है वो ब्लड को इंडिकेट करता है या वहाँ पे जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। देन रेड कलर इंडिकेट ब्लड ऑफ लोअर जीआईटी ओरिजिन। तो रेड कलर अगर स्टूल का जो कलर है वो रेड है तो वो इंडिकेट करता है कि जो ब्लड है वो लोअर जीआईटी ट्रैक से जो है वो आ रहा है। देन वाइट कलर इंडिकेट यीस्ट फर्मेंटेशन कैंडिडा
तो अगर स्टूल का जो कलर है वो वाइट है तो ये इंडिकेट करता है यीस्ट की फर्मेंटेशन को। यीस्ट में जो है वो कैंडिडा एल्बिकेंस हैं जो कि फर्मेंटेशन करती हैं और जिससे जो है वो नॉर्मल यूरिन का जो कलर है डार्क ब्राउन तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट कलर में। वेरी पेल कलर इंडिकेट बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन आर्बेरियम इनीमा। तो पेल कलर जो है वो इंडिकेट करता है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन को। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी, फर्स्ट स्टेप में हमने कलर देखना है। देन कंसिस्टेंसी में नॉर्मल फीसिस इज सॉलिड टू सेमी सॉलिड डिपेंडिंग ऑन डाइट। तो नॉर्मल फीसिस जो हैं वो सॉलिड हो सकती हैं या सेमी सॉलिड जो है वो होती हैं, डिपेंड करता है डाइट पे। रिबन लाइक फिकल स्पेसिमन कुड इंडिकेट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन। इसी तरह से रिबन लाइक फीकल स्पेसिमन जो है वो इंडिकेट करता है कि बाउल सिंड्रोम है या जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। देन लिक्विड स्टूल इंडिकेट डायरिया। इसी तरह से अगर स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो अगर लिक्विड हो तो उससे जो है वो इंडिकेट करती है कि जो पेशेंट है वो डायरिया, पेशेंट को जो है वो डायरिया या गैस्ट्रो एंटेराइटिस का जो है वो पेशेंट है। देन केमिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली जो है वो केमिस्ट्री देखी जाती है। लाइक पीएच ऑफ द स्टूल इज 7.0 टू 7.5। पीएच जो है स्टूल की वो अल्कलाइन इन नेचर है, अल्कलाइन है बेसिकली, और पीएच की जो रेंज है वो 7.0 टू 7.5 रेंज है। देन शुगर कंटेंट, स्टूल कंटेन लेस देन 0.25 ग्राम पर डेसीलीटर और लेस देन 13.9 मिली मोल पर लीटर ऑफ शुगर। तो नॉर्मल जो शुगर कंटेंट है हमारे स्टूल एग्जामिनेशन में वो लेस देन 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, और अगर इससे हाई जाता है तो वो एबनॉर्मेलिटी में जो है वो काउंट होता है। देन एलिवेटेड शुगर इंडिकेट लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो एलिवेटेड शुगर इंडिकेट जो है स्टूल में जो शुगर का कंटेंट है वो काफ़ी हाई है, मोर देन 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर, तो वो इंडिकेट करता है लैक्टोज की इंटॉलरेंस को। लैक्टोज जो है बेसिकली जो एक ग्लूकोज, लैक्टोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो उसकी जो है वो टॉलरेंस बॉडी में ठीक नहीं हो रही, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही, जिससे जो है जिसको हम इंटॉलरेंस कहते हैं। तो लैक्टोज की इंटॉलरेंस है और वो हमारे फीकल रूट से जो है वो बाहर आ रहा है, हमारे फीसिस में जो है वो लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जिससे जो होगा शुगर का लेवल है वो एलिवेटेड आएगा। देन फैट कंटेंट्स, स्टूल कंटेन 2 to 7 ग्राम ऑफ फैट पर 24 आवर। देन स्टूल फैट कंटेंट की बात करें तो स्टूल में फैट कंटेंट 2 to 7 ग्राम है पर 24 आवर। 24 आवर में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो 2 to 7 ग्राम ऑफ फैट जो है वो रिलीज करता है इन स्टूल। Patient should be instructed to avoid red meat, horseradish, aspirin and vitamin C as they interfere with the test by their catalases and peroxidases. Significant of the test basically जो है ये occult blood के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया गया जिसमें जो है वो ब्लड की जो है वो डायग्नोसिस होती है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, इसमें डायग्नोसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर को देखने के लिए, इसको डायग्नोस करने के लिए डायग्नोसिस ऑफ द अल्सर हिमोरॉइड्स, अल्सर हिमोरॉइड्स को की डायग्नोसिस के लिए अकल्ट ब्लड जो है वो परफॉर्म कराया जाता है। देन इन्वेसिव गैस्ट्रोएंटराइटिस, इसी तरह से इन्वेसिव गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो उसकी डायग्नोसिस के लिए जो है ये टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है। देन नीड फॉर कंसंट्रेशन मेथड फॉर फीकल एग्जामिनेशन। देन माइक्रोस्कोपी के लिए जो है फर्दर फीकल एग्जामिनेशन में जो माइक्रोस्कोपी का स्टेप है उसके लिए जो हमें कंसंट्रेशन मेथड जो है वो ज़रूरी है, हमें कंसंट्रेशन मेथड परफॉर्म करना पड़ता है फॉर फीकल एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अ कंसंट्रेशन प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड मेनली टू सेपरेट द पैरासाइट्स फ्रॉम फीकल डेब्रिस। तो इसमें जो है बेसिकली फीकल डेब्रिस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और मैक्सिमम जो डेब्रिस है वो सैंपल से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। बाकी जो है वो हमारा कंटेंट बाकी डेब्रिस के अलावा बाकी जो स्टूल का जो सैंपल होगा उसमें पैरासाइट्स होंगे, उसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होंगे और उनके आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। द कंसंट्रेशन प्रोसीजर
नॉट ओनली इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पैरासाइट, कंसंट्रेशन प्रोसीजर जो है पैरासाइट्स के नंबर जो है उनको इन सेडिमेंट, बट इट आल्सो अनमास्क देम मेकिंग देम मोर विजिबल। तो कंसंट्रेशन मेथड से जो है वो मैक्सिमम पैरासाइट जो उनके कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं, उनके नंबर जो है पैरासाइट्स के वो ज़्यादा आते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन मेथड हम फॉलो नहीं करते तो हमें एक पर फील्ड जो है हमें जो पैरासाइट थे वो 1 से 2 जो है वो हमें नज़र आ रहे होंगे। तो आफ्टर कंसंट्रेशन मेथड के बाद जो सैंपल हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है वो पैरासाइट्स जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेकिंग देम मोर विजिबल, जिससे जो होगा कंसंट्रेटेड मेथड के बाद जो पैरासाइट होगा वो ज़्यादा विजिबल होगा, मोर इजली हम उसको आसानी से जो है हम देख सकते हैं बाय रिमूविंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डेब्रिस, क्योंकि उससे जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डेब्रिस जो है वो रिमूव हो जाएगा और जो पैरासाइट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, अनमास्क हो जाएंगे और उनको देखना ईजी हो। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फीकल लिकोसाइट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम फीकल लिकोसाइट्स देखते हैं, स्पेशली न्यूट्रोफिल आर एसोसिएटेड विद डायजेंट्री। तो अगर पेशेंट को डायजेंट्री है तो उसमें न्यूट्रोफिल काउंट जो होगा वो हाई होगा, और जो स्टूल का सैंपल होगा तो उसमें जो लिकोसाइट्स होंगे वो मेनली जो होंगे वो न्यूट्रोफिल होंगे। दे कैन बी डिटेक्टेड बाय ड्राइड स्मीयर ऑफ द स्टूल स्टेन्ड विद ग्राम स्टेन। इसी तरह से स्टूल को जो है वो ग्राम स्टेनिंग के बाद हम लिकोसाइट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेट माउंट स्मीयर में 0.9% स्लाइन और आयोडीन स्टेन स्मीयर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर पैरासाइट्स आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वेट माउंट स्मीयर बनाते हैं और उसमें जो है वो वेट माउंट स्मीयर बना सकते हैं, या उसमें जो है वो आयोडीन स्टेन ऐड कर देते हैं। आयोडीन स्टेन जो है वो डिफरेंट पैरासाइट्स को वो स्टेन कलर दे देता है, जिससे पैरासाइट्स के आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजीली हम कर सकते हैं। तो वेट माउंट स्मीयर शो द मोर्टेलिटी ऑफ एक्टिव प्रोटोजोआ। वेट माउंट स्मीयर में बेसिकली हम मोर्टेलिटी देखते हैं प्रोटोजोआ की। इसी तरह से आयोडीन वाला जो स्मीयर होगा, आयोडीन ग्राम आयोडीन स्मीयर शो द न्यूक्लियस एंड कैरियोसोम ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के न्यूक्लियस और कैरियोसोम को देखने के लिए जो है वो हम आयोडीन जो है वो ऐड करेंगे। देन डिफरेंट पैरासाइट्स हैं जिनकी जो है ये मॉर्फोलॉजी, जिनके एग्स की और मॉर्फोलॉजी जो है वो दिखाई गई है, लाइक अमेबिक डाइजेंट्री, एंटमेबा हिस्टोलिटिका जो है वो अमेबिक डाइजेंट्री काज करता है, ऑफेंसिव स्टूल, फिकल मैटर मिक्स्ड विद ब्लड एंड म्यूकस। और इसमें जो है वो जो फिकल मैटर होता है उसमें म्यूकस भी ऐड होता है और ब्लड जो है वो भी ऐड होता है। आरबीसीज होते हैं, पस होती है, देन म्यूकस एंड एंटमेबा हिस्टोलिटिका, सिस्ट आर ट्रोफोजाइट जो है इसकी ट्रोफोजाइट स्टेज भी आ सकती है, ये इसकी सिस्ट जो है वो भी जो है अंडर माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। ट्रोफोजाइट शो मोर्टेलिटी इन वन डायरेक्शन। और ट्रोफोजाइट जो होगी, ट्रोफोजाइट बेसिकली इसकी डिफरेंट जो है वो स्टेजेस हैं, तो इसमें सिस्ट भी आ सकती है और इसमें ट्रोफोजाइट जो है वो इसकी एक्टिव स्टेज है और सिस्ट जो है वो इसकी इनएक्टिव स्टेज है। तो डिफरेंट सैंपल में हम इनकी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस की जो डिफरेंट एग्स देख सकते हैं, डिफरेंट सिस्ट देख सकते हैं, डिफरेंट ट्रोफोजाइट देख सकते हैं। तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन जार्डिया इंटेस्टिनैलिस, जार्डिया इंटेस्टिनैलिस जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैस्टिगोफोरा हैबिटेट जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्पेशली इन ड्यूडिनम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली ड्यूडिनम में जो है ये पाया जाता है। डिजीज़ जो है ये फैटी डायरिया, स्पेशली इन चिल्ड्रन, मोस्टली जो है ये चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है और उनमें फैटी डायरिया जो है वो काज करता है। मॉर्फोलॉजी ट्रोफोजाइट 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला। तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में ट्रोफोजाइट इसकी जो स्टेज है, एक्टिव स्टेज है, तो वो एक डायग्नोस्टिक स्टेज है। और ट्रोफोजाइट जो है उसमें आप देख सकते हैं कि कलर्ड पर्पल कलर में जो शो हो रही है ये इसकी ट्रोफोजाइट स्टेज है। और साथ में इसके 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला जो हैं वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे जो है हमारे आइडेंटिफिकेशन, हमारे लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। देन जार्डिया की सिस्ट जो है वो इन्फेक्टिव एंड डायग्नोस्टिक, उसकी जो है वो स्टेज है जिसमें इन्फेक्टिव और डायग्नोस्टिक, उसमें जार्डिया की जो सिस्ट है वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाइड्स विच इज़ नीमाटोडा, डायग्नोस्टिक स्टेज जो है वो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड ओवा हैं।
वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। एंड एम्ब्रियोनेटेड ओवा भी देख सकते हैं, या अडल्ट स्टेज जो है वो भी हम स्टूल में जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली विच इज़ आल्सो अ नीमाटोड। डायग्नोस्टिक स्टेज जो है 4 to 8 सेल स्टेज एम्ब्रियोनेटेड ओवा, इसके जो हैं वो एम्ब्रियोनेटेड जो है ओवा 4 to 8 सेल स्टेज। इसका बेसिकली जो डायग्नोस्टिक स्टेज में जब हम इसका ओवा देखते हैं तो उसके अंदर 4 to 8 जो हैं वो सेल्स जो हैं वो पड़े हुए होते हैं। तो ये इसकी डायग्नोस्टिक स्टेज है। और अगर इस तरह के एग्स हमें स्टूल में हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो हुकवर्म के एग्स होंगे। देन एंटेरो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस नीमाटोडा है। डायग्नोस्टिक स्टेज जो है इसकी डी शेप ओवा, इसके जो ओवा हैं वो डी शेप होते हैं। और अगर स्टूल में जो है हम डी शेप्ड ओवा ऑब्जर्व करते हैं तो वो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होगा। और एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो है मोस्टली वो ये जो पैरासाइट है ये बच्चों को जो है अटैक करता है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। तो फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।